हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 के आंकलन और मूल्यांकन से रिलेटेड। हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आंकलन को उजागर करता है? ऑप्शन है, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आंकलन यानी परफॉर्मेंस का आंकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आंकलन करता है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आंकलन करता है। या शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आंकलन करता है। तो इनमें से कौन सा अधिगम के आंकलन को उजागर करता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर्स को ध्यान से पढ़िए। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाती हैं, बस थोड़ा हेर फेर होती है। तो 31 में आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी आंसर, कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी जो अवधारणात्मक समझ है उनका भी आंकलन करते हैं। तो बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिस्टीना अपने कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। आंकलन के लिए सीखना, आंकलन का सीखना, सीखने का आंकलन या सीखने के लिए आंकलन। क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? तो आंसर राइट होगा यहाँ पर सीखने का आंकलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो इसे जाना जाता है सारांशित आंकलन, नैदानिक आंकलन, अंतरिम आंकलन या रचनात्मक आंकलन। जब सेमेस्टर के अंत में जो टेस्ट दिए जाते हैं ना, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है सारांश में, यानी सारांशित आंकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेंचमार्क आंकलन को यह भी कहा जाता है योगात्मक आंकलन, निदानात्मक आंकलन, अंतरिम आंकलन या निर्माणात्मक आंकलन। तो बेंचमार्क आंकलन जो है उसको ये भी कहा जाता है अंतरिम आंकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आंकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, या बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो आंसर राइट होगा यहाँ पर बी आंसर, कि बच्चों के सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार उनके लिए जो शिक्षण रणनीतियाँ हैं उनका चयन करने में। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा नायक यानी उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रयोग जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन। आंसर राइट होगा यहाँ पर, जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है वो कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना या ग्रेड्स प्रदान करना। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो ये होता है प्रगति पर, यानी बच्चों की प्रोग्रेस पर जो है गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? रचनात्मक आंकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। रचनात्मक आंकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। रचनात्मक आंकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत या संकलनात्मक आंकलन से अभिप्राय है कि आंकलन अधिगम का एक निरंतर व
अभिन्न अंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 38 में आंसर बताना है। तो 38 में आंसर सही हो जाएगा सी आंसर। रचनात्मक आंकलन जो है कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार उसके ऑपोजिट यानी इसी प्रकार विपरीत। तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है? सीखने का आंकलन, सीखने के लिए आंकलन, सीखने के रूप में आंकलन या आंकलन और सीखना? 39 में आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आंकलन। बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आंकलन को बढ़ावा देते हैं? शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना या जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। तो किसके अलावा जो है निम्नलिखित सभी जो है सीखने के रूप में आंकलन को बढ़ावा देते हैं? तो देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पॉजिटिव है, लेकिन डी वाला जो नेगेटिव है, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना यानी उनका लगातार टेस्ट लेना, इसके अतिरिक्त ये सभी सीखने के आंकलन को बढ़ावा देते हैं। ये तीनों पॉइंट क्लियर? तो डी आंसर यहाँ पर सही है। जो नेगेटिव में बताना था के अतिरिक्त सीखने के लिए आंकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देते हैं, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, यह विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आंकलन गतिविधि है। तो 41 में आंसर क्या होगा सही? तो सीखने के लिए आंकलन जो है वो किसको बढ़ावा देता है? अभिप्रेरणा को। ए आंसर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है, नेगेटिव में बताना है ये कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आंकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना यानी प्रमोट न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना या कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। 43 में आंसर राइट होगा। तो वो है सी आंसर, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है या कर रही है। सीखने के रूप में आंकलन, सीखने के लिए आंकलन, सीखने के समय आंकलन या सीखने का आंकलन। 44 में तो ये कहलाता है सीखने के लिए आंकलन। बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है। वह विद्यार्थियों की स्मृति को मंथर गति से जागृत कर रहा है या कर रही है, रचनात्मक आंकलन कर रहा है या छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रहा है या छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है। तो क्या आंसर 45 में सही होगा? और एक बार प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।
तो आंसर सही हो जाएगा बी आंसर, रचनात्मक आंकलन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। सीखने के लिए आंकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, यानी सिवाय सभी का ध्यान रखता है, तो हमें नेगेटिव वाला चूज करना है। विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो वीडियो को पॉज कर लिया करो आप, तो आंसर सही हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। ठीक है, सीखने यहाँ फिल करना है आंकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 47 में, तो ये होगा सीखने के लिए आंकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य या मौखिक कार्य? तो ये हो जाएगा सत्र परीक्षा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तरी तो आएगी, क्विज, प्ले और जो आपके असाइनमेंट होते हैं और ओरली जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं, लेकिन सत्र परीक्षा इसमें इंक्लूड नहीं होती है। छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आंकलन को डैश मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है? निदानिक, बेंचमार्क, रचनात्मक या उपचारात्मक? तो 49 में आंसर सही हो जाएगा उपचारात्मक। अधिगम के लिए एक प्रारंभिक आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य या ध्येय होना चाहिए। बच्चे की कक्षा में उपस्थिति की जांच करना, स्मरण शक्ति कौशल की जांच करना, लेखन कला को सुधारने में मदद करना या अधिगम में अंतराल को समझना। तो 50 में आंसर राइट होगा हमारा। तो ये है डी आंसर, अधिगम में अंतराल को समझना। डी आंसर यहां पर हमारा सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है: तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगात्मक मूल्यांकन या अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। तो 51 में आंसर क्या होगा सही? तो ये है अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, राउंड रॉबिन चार्ट डैश के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं: योगात्मक आंकलन, निदानात्मक आंकलन, अंतरिम आंकलन या रचनात्मक आंकलन। तो राउंड रॉबिन चार्ट जो है ये किसके रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं रचनात्मक आंकलन में। अधिगम के लिए आंकलन में शामिल है कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरण को साझा करना, छात्रों के काम के विपरीत ग्रेड या अंकन प्रदान करना, योगात्मक मूल्यांकन का योगात्मक उपयोग या परीक्षण और परीक्षा का उपयोग। तो क्या आंसर सही हो जाएगा 53 में? तो अधिगम के लिए आंकलन में शामिल है, ए आंसर हमारा राइट होगा, कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरण को साझा करना। तो फर्स्ट आंसर सही है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आंकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में या शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो 54 में आंसर राइट होगा। तो ये है बी आंसर, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। तो बी आंसर यहां पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं: परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। 55 में आंसर सही होगा।
तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आंकलन बहुत किफ़ायती यानी मितव्ययी होना चाहिए। बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। या विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो 56 में आंसर राइट होगा। तो ये है बी आंसर, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा जो है, यानी जो बाहर से जो टीचर्स आते हैं ना एग्ज़ाम लेने, उनकी कंपैरिजन जो शिक्षक हैं वो अपने बच्चों की कैपेबिलिटी को वो बेटर तरीके से जानते हैं। तो बी आंसर राइट है। विद्यालय आधारित आंकलन परिणामों की अपेक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आंकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। या परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो 57 में आंसर होगा सही, विद्यालय आधारित आंकलन जो है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तो सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, फिल करना है ऑप्शन जो है, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आंकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। या उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो 58 में आंसर राइट होगा यहाँ पर हमारा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आंकलन जो है, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। शिक्षक बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। या परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो विद्यालय आधारित आंकलन जो है, डी आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सहयोगी अधिगम में यह बेहतर है कि छात्र डैश के माध्यम से जाएं। तो क्या आंसर यहाँ पर सही होगा? सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव अधिगम में ये बेहतर है कि छात्र जो है साथी के माध्यम से जाएं। ठीक है, और उनका आंकलन हो। तो सी आंसर यहाँ पर राइट होगा, छात्र साथी आंकलन के माध्यम से जाएं। ठीक है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा डियर यहाँ पर हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? नहीं का चुनाव करना है हमें। क्वेश्चन को देख लीजिए, आंसर्स को देख लीजिए। तो CCE से संबंधित नहीं है। तो ये है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो ये संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो डी आंसर यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किसी प्रकार का निरीक्षण है। औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर यहाँ पर राइट होगा 62 में? तो ये होता है अनौपचारिक। बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संकलनात्मक आंकलन, न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आंकलन। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आंकलन का प्रयोग करना, या केवल संरचनात्मक आंकलन। तो क्या शामिल है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में? 63 में आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है,
सी आंसर यहाँ पर राइट होगा। अधिकतर बच्चों ने अंग्रेजी के परीक्षण में कम ग्रेड हासिल किए, अध्यापक उन्हें कम ग्रेड के लिए क्या करेगा? निदानात्मक मूल्यांकन, निपुणता मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। 64 में आंसर राइट होगा, तो वो है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का भाग नहीं हो सकता? तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? देख लीजिए ऑप्शंस को। तो ये है ए आंसर, संचित अभिलेख। तो ए आंसर यहां पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, या इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो मूल्यांकन के लिए सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो 66 में आंसर राइट होगा, डी आंसर। इससे जो है शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये नेगेटिव है, तो डी आंसर सही होगा। पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है अलग अलग समय किया जाने वाला मूल्यांकन, अध्यापकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन, लंबी अवधि के कई टेस्ट, या विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। तो बताइए क्या आंसर राइट होगा? व्यापक मूल्यांकन यानी कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन का तात्पर्य है विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। डी आंसर राइट है। सीसीई में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है, तो ये होता है औपचारिक का 40 और योगात्मक का 60, ठीक है, 60%। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, या प्रोक्त सभी। 69 में आंसर राइट होगा, तो ये है डी आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो व्यापक शब्द का अभिप्राय है दोनों ही है, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक, ठीक है। तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं आउट ऑफ 40 वो आपको मुझे चैट सेक्शन में बताना है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कुछ भी पूछना है आपको तो यहाँ आप पूछ सकते हो 8295024375। तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी चैप्टर के डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।